गुड मॉर्निंग सर। संजीव सर गुड मॉर्निंग। आपने कॉल किया था, मैं वॉशरूम पे था, आके कॉल किया आपको, लेकिन आपका कॉल एंगेज आ रहा था। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, जी बात करेंगे। अभी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। श्योर श्योर सर। जी सर, जी तो सर। सबका पूजा अच्छा से गया। हाँ रेवन सर। हमारे तो बिजनेस का हथियार मोबाइल लैपटॉप ये सारे हैं, इन लोगों का पूजा किया कि नहीं? मैंने किया। ओके वेरी नाइस। बिटू सर को तो अपना बाइक धोने का टाइम नहीं मिला। बिटू सर बाद में धोया। नो सर। अरे अगले विश्वकर्मा। राज धुलूंगा। अच्छा अगले विश्वकर्मा तक कार खरीद ले, कार खरीद के कार धोएंगे, ऐसा रखिए ना प्लान। हाँ सर। आइडिया बुरा अरे नहीं है वैसे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे आप तो भूटान में चले गए। अच्छी है अच्छी ऐसे है। नहा के आया भूटान का पानी से। बहुत बढ़िया। सारा पाप धो के आ गया ना। हाँ सर। चलिए बहुत अच्छा लगा कि बीच में 2 दिन का हमको छुट्टी मिला। मेरा तो छुट्टी नहीं है, मेरा तो काम चलते ही रहा। एनीवे आप चलिए हम लोग आज कुछ बात करते हैं हमारे सेल टेक्निक और कुछ हमारे साइकोलॉजिकल ट्रिक एंड थोड़ा सा कुछ जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। सो आज कुछ कुछ चैलेंजेस हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो कि अभी अभी जैसे कि एक मुझे हमारा जो शर्मा सर है, शर्मा सर अभी जुड़ा नहीं है, जुड़ने दीजिए उनको। उन्होंने मुझे बोला कि एक लैब टेक्नीशियन है, एक लेबोरेटरी चलाता है, एक लेबोरेटरी ओनर है, तो उनको हम कैसे पिच करें। परसों मैंने एक लेबोरेटरी ओनर के साथ पिच मतलब बात किया है, वो क्लोजिंग भी हो जाएंगे होपफुली। सो आमतौर पे अगर आप बताइए मुझे, अगर आप एक लेबोरेटरी ओनर को, लेबोरेटरी चला रहे हैं, उनको अगर आप पिच करते हैं तो आपका क्या रोल होंगे? अच्छा सबसे पहले इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं। ये हमारा एक एक सिचुएशन है कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आज तक तो हमको ग्रोसरी मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, लैब वाले को हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम करते हैं। मेनली मार्केटिंग और डॉक्टर डॉक्टर के साथ रिपोर्ट लिंक करना पड़ेगा, कनेक्शन बिल्ड करना गुड। पड़ेगा सर। ओके मार्केटिंग एंड डॉक्टर के साथ टाई ऑफ एंड फार्माइज के साथ भी। एंड फार्मासिस्ट। ओके सो ये है सोल्यूशन दिया है विटुपन सर ने। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है क्योंकि फार्मासिस्ट वाले जो है डॉक्टर और फार्मासिस्ट वाले ही मतलब डॉक्टर के साथ, डॉक्टर क्या करते हैं लैब को कि भाई टेस्ट कराओ, ये वाला फलाना लैब जो है वो अच्छा है। और जो है कि भाई फिर लैब वाला बोलेंगे कि उस मेडिसिन उस जो है फिर से डॉक्टर ही बोलेंगे, जब रिपोर्ट जाके डॉक्टर के दिखाएंगे, डॉक्टर ही बोलते हैं उस वाला फार्मेसी में आपको अच्छा मेडिसिन मिलेगा, ये सारे मेडिसिन वहीं पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से डॉक्टर जो है ये करता है। अच्छा ये तो हो गया कि जो लोग जो मेन मेन इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग भी सही चल रहा है, डॉक्टर के साथ टाई अप भी चल रहा है, लेकिन टाई अप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी नेगोशिएशन स्किल में प्रॉब्लम होता है, नेगोशिएशन करने में, या फिर जो है नए कस्टमर को एक्वायर करने में मार्केटिंग में प्रॉब्लम होता है, या फिर जो मशीनरीज होते हैं, मशीनरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक लेबोरेटरी वाले के लिए, क्योंकि मशीन बहुत मतलब हाईली प्राइस्ड है मशीनरीज, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होता है। आसिफ सर गुड मॉर्निंग, संजू सर गुड मॉर्निंग। सो मशीनरीज का प्रॉब्लम है, और जो उनको कॉस्ट घटाने के लिए जो रिएजन वगैरह होता है, वो रिएजन का भी उनको कॉस्ट घटाना उन्हें आना चाहिए, क्योंकि रिएजन जहां से खरीदता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। दूसरी बात, उनकी रिजल्ट में हमेशा कम एरर आना चाहिए, और जो है ऑथेंटिक रिजल्ट हमेशा आना चाहिए। उसके लिए जो उनका जो लोग रखा जाता है, जो डीएमटी डीएमएलटी का जो लोग होता है, डीएमटी नहीं, डीएमएलटी, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो वो जो लोग होते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना था, और सही टेक्नीशियन चाहिए होता है, यानी पीपल मैनेजमेंट भी चाहिए होता है उनको, मशीनरीज भी चाहिए होता है, मार्केटिंग अच्छा चाहिए होता है, फिर उनको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होता है बिजनेस वगैरह को चलाने के लिए। फिर मशीनरीज को कैसे ले, लीज पे ले या फिर जो है खरीद के ले, ईएमआई पे ले, वो भी एक मैटर करता है, बहुत सारी चीजें। उसके साथ उनका उधारी का भी, डेट मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि
एक 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 लेबोरेटरी का जो मशीन्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है पैसे उठा के करते हैं या फिर वो ईएमआई पे लेते हैं। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे लेना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। मेनली ये सारे सेक्टर है जो ये करता है। साथ में कस्टमर सर्विस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी टेक्नीशियन वहाँ पे आएंगे, मतलब जो भी पेशेंट आएंगे उनके लिए अच्छे व्यवस्था है कि नहीं वहाँ पे टेस्ट वगैरह करने के लिए, या फिर उनको बैठने के लिए सारे सुविधाएं वगैरह है कि नहीं, मतलब सर्विस पार्ट क्या है, कितने देर से उनको अटेंड किए जाते हैं, कितना देर उनको लगता है रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, जो है जो भी ये है, जितना जल्दी रिजल्ट दे पाएंगे उतना ही जल्दी जो है अच्छा होगा। और क्या उनको जो है मशीनरीज के जिन कंपनी से लेते हैं कि उनको टाइम पे सर्विस मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलेगा, मशीन बंद रहेगा तो क्योंकि पेशेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट काम होते हैं, एक पेशेंट जो है बहुत अर्जेंट नीड होते हैं उनकी कि जल्दी से जल्दी उनको क्या मिले, रिपोर्ट मिले, तब जाके डॉक्टर को दिखा पाएंगे, तभी मेडिसिन मिलेगा। अगर मान लीजिए कि एक मशीन खराब होकर बैठा हुआ है, 2 दिन तक उनको रिपोर्ट नहीं मिला, तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जो उनको सही करना पड़ता है, और सारे कस्टमर का डेटाबेस मैनेज करना भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं डेटाबेस के ऊपर फिर वो जो है काम करते हैं। उसके ऊपर वो डेटाबेस के ऊपर आगे क्या 1 लैब से 2 लैब 3 लैब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, एक्सपेंशन के उनका पूरा काम आता है। मनोज सर गुड मॉर्निंग। सो हम लोग अभी क्या Morning. करते हैं, एक चीज हम लोग देखते हैं कि आमतौर पे ना, मैं ये तो हो गया, आपको आइडिया आ गया लेबोरेटरी वालों के लिए कि क्या क्या एरिया हमारा चाहिए होता है। मैंने क्विकली डिस्कस Yes, कर sir. दिया इसको। सो ये सारे चीजें देखिए, मैं जो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये यही सारे चीजें होता है एक लेबोरेटरी वालों के लिए। जब तक हम उनकी पेन पॉइंट बात नहीं करेंगे तब तक वो सेल क्लोज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बात करते हैं हम लोग। थैंक यू बॉबी सर। सो हम लोग एक चीज बात करते हैं कि हम लोगों को, सपोज कर लीजिए कि आज हम एक फ्रीलांसर नहीं है, ठीक है, आज हम एक फ्रीलांसर नहीं है, एक आईबीसी नहीं है। मान लीजिए किसी के अंडर में हम लोग जॉब करते हैं, किसी के भी अंडर में, जैसे मैं कर रहा हूँ जॉब, किसी के अंडर में हम लोग जॉब करते हैं, तो वहां पे मिनिमम आपको कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता, मान लीजिए मिनिमम। अगर एक 8 कॉल hours. एक कॉल सेंटर में 8 आवर्स, सो एक कॉल सेंटर के अंदर आपको अगर मान लीजिए कि 25,000 का सैलरी मिलता है या 20,000 का सैलरी मिलता है, आमतौर पे तो ये मिलता नहीं है, 20,000 का सैलरी मिलता है, तो उसके लिए आपको मिनिमम कितना कॉल्स लेना पड़ेगा हर रोज? 50, 60. 50-60। अब 50-60 कॉल लेना पड़ेगा, 25 या 20,000 रुपये आपको मिलेगा, रोज का 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, मैंडेटरी। अब ये हो गया कि एक एम्प्लॉय की काम, एक एम्प्लॉय अगर किसी भी कंपनी में काम करता है तो वो करता है। अब हम अगर उस एम्प्लॉय की जगह बैठते हैं कि मान लीजिए कि हम 100 कॉल्स लिखा है यहाँ पे बॉबी सर, एब्सोल्युटली ऐसे ही 60-50-100 कॉल्स लेना पड़ता है। अब मान लीजिए कि हम लोग में से हर कोई एक एम्प्लॉय है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है कि कहीं ना हम जो है ना प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्रीलांसर होके थोड़ा सा लेजी हो गया है। इसलिए हमारा जो है सेल रेशियो बहुत कम हो गया है, सेल का जो रेशियो है वो कम हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि आपका जो है सेल कम बने। अल्टीमेटली सेल बनेगा, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सो अगर आप एक अपने आप को एक एम्प्लॉय मान लेते हैं किसी कंपनी का, तो कम से कम 160 कॉल करना पड़ेगा। अब अगर आप अपने आप को बॉस मान लेते हैं, आप सिनारियो चेंज कर देते हैं। अब आप बॉस है, आपके अंडर में कोई एम्प्लॉय है, सो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर 20,000 25,000 रुपया दे रहे हैं, तो आप भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपका 100 कॉल करे या फिर 60 कॉल करे। ये एक्सपेक्ट करेंगे हर कोई। एग्री करते हैं मेरे साथ? ओके भविष्य, थैंक यू। सो अब मान लीजिए कि अगर आप एम्प्लॉय होते 25,000 के लिए, 20,000 के लिए आपको 100 कॉल करना पड़ता, वो मैंडेटरी है, 8 घंटा काम करना पड़ता। अब जब एम्प्लॉय होते तो आप ये चाहते कि आपके एम्प्लॉय काम करे। अब आप दोनों ही पोजीशन में अगर मान लीजिए कि आप
एक अपना एम्प्लॉय है, आप खुद अपने आप को जॉब दिया है। मान लो कि आप ही बॉस हो और आप ही एम्प्लॉय हो, आपके बिजनेस का तो आप ही बॉस आप ही एम्प्लॉय हो, है कि नहीं? अब आप ही सर। बॉस आप ही एम्प्लॉय हो, तो आप अपने आप को क्यों 8 घंटा नहीं देते, क्यों 100 कॉल नहीं कराते, क्यों 50 कॉल नहीं कराते? दिस इज द क्वेश्चन। कि अगर आप दूसरों के अंडर में काम करते, तो अगर आपको अगर आप मार्केटिंग में काम करते, तो आपको मान लीजिए कि 100 लीड आपको चाहिए कंपनी से, कि कंपनी आपसे हर रोज 100 लीड का डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे 100 लीड चाहिए, 100 हर रोज आपको 100 लीड लाके देना पड़ेगा। तो आप उसके लिए कुछ भी करते, चाहे कितना भी घूमना है आप घूमते। अगर एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन पे, एक दूसरे इंसान के इंस्ट्रक्शन पे आप अगर इतना तक काम कर सकते, 100 लीड के लिए मार्केट में दर बदर भटक सकते थे, तो फिर आप अपने काम के लिए, अगर आप अपने खुद का बॉस होते, अगर आपका कोई बिजनेस होता, आप भी चाहते कि वो इंसान जो है 100 लीड मुझे ला के दे, तो फिर आप अपने काम के लिए क्यों आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या फिर क्यों आप डिले कर रहे हैं? क्यों आप हर रोज 100 लीड का टारगेट नहीं लेते, या 60 लीड का टारगेट नहीं लेते, 50 लीड का टारगेट नहीं लेते? दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट को जो है ना प्रेशर में ही नहीं रख रहे हैं, अपने आप को प्रेशर नहीं दे रहे हैं, और जिसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग जो है आलसी बन गए हैं। और जब आप दूसरों के अंडर में काम करते हैं, तो आपके अंदर एक प्रेशर रहता है कि भाई मुझे तो 100 लीड के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, शाम तक मुझे रिपोर्ट सबमिट करना है। और वो प्रेशर आपको काम करने में मजबूर कर देते हैं, और जिससे लोग इंसान मरता नहीं है, हेलो, मरता नहीं है कोई भी, उनका इंप्रूवमेंट होता है, वो अच्छा बिजनेस कर लेते, प्रमोशन होता है, या फिर जो भी है अच्छा मिलता है। यानी इंसान की दिमाग आलसी होता है और प्रेशर में ही काम करना पसंद करता है। सो मेरा ये मानना है कि आप सब लोग किसी के अंडर में तो काम नहीं कर रहे, बट आप अगर अपने आप को ही, सौरभ सर, अपने आप को ही आपके खुद का एम्प्लॉय मान लो, आप अपने आप को ही अगर खुद का एम्प्लॉय मान लो, और अपने आप को ही प्रेशर दो कि भाई मैं अपना बिजनेस का खुद एम्प्लॉय हूं, मैं बिजनेस करूंगा तभी मेरा आएगा, मेरा टारगेट है 100 लीड करना, 100 लीड के ऊपर काम करना, या 50 लीड के ऊपर काम करना। और अगर वो आप करते हैं, यकीन मानिए आपका बिजनेस कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप कामचोर एम्प्लॉय बनेंगे, आप अपना ही एम्प्लॉय, आप खुद कामचोर है, आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कल को जाके आप बॉस बनेंगे सपोज, अच्छा बाकी अगर वीडियो पे आ सकते हैं आ जाइए बाकी लोग। सो अगर आप बॉस बनेंगे कल को जाके, और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉय से, अगर आप खुद अपने एम्प्लॉय अपने काम के लिए ईमानदार नहीं होंगे तो? आज जो कुछ एम्प्लॉय अच्छा कर जाते हैं और कुछ एम्प्लॉय जो कुछ नहीं कर पाते, उसके और इसके पीछे एक ही रीजन है। जो अच्छा करते हैं वो काम को प्यार करते हैं, अपने आप को जो है काम में ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और जो बुरा करते हैं वो काम को चोरी करता है। और आप अपना खुद का बॉस हो, आप एक एक फ्रीलांसर हो, एक आईबीसी हो, तो आप अपना खुद का बॉस होने के बाद भी आप अगर काम चोरी करेंगे या फिर सीखने में आलसी करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आप जाके आगे एक अच्छा एम्प्लॉयर बन पाएंगे, या फिर अच्छा जो है ये कर पाएंगे, मतलब कुछ अच्छा जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना खुद का एक डिसिप्लिन देना पड़ेगा, चाहे वो बिंद्रा सर हो या कोई भी सफल इंसान है, वो पहले तो अपने आप को उस कंपनी का एम्प्लॉय मान लेते हैं, चाहे वो एलन मास्क की क्यों ना हो। आपको पता है कि एलन मास्क कितना घंटा काम करता है, आपको पता है? वो कभी कभी अपना ऑफिस में ही सो जाते हैं, वर्कर के साथ वहीं पे काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी अच्छे लोग हैं 16 घंटा, यस बॉबी सर, एब्सोल्युटली 16 घंटा काम करता है, और फिर भी 4-5 बच्चे भी है। सो सॉरी जोक। सो तो 16 घंटा काम करता है एक ऐसा इंसान जिनके पास इतने पैसे हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम 3 घंटा 2 घंटा ही काम नहीं करते प्रॉपरली। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम लोग फ्यूचर में जाके एक सफल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और हमारे अंडर में 100 लोग काम करेंगे, और हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे भाई वो दिन में 8 घंटा 10 घंटा काम करे? नहीं पर कर पाएगा। ठीक है। सो एनीवे ये हो गया हमारा, एक्चुअली ये कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग ना स्किल सेट से भटक गया है। अगर दबाव पड़ता है तो काम करते हैं,
दबाव नहीं रहता है, प्रेशर नहीं रहता है, तो हम काम छोड़ देते हैं। तो अपने आप को एक प्रेशर देना शुरू कीजिए, खुद का प्रेशर, वो वाला मीठा वाला प्रेशर। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था इस बारे में कि हमारा जो है ना, ऐसा प्रेशर ना हो कि भाई बहुत मतलब ओवर हो जाए, और ऐसा प्रेशर ना हो कि भाई एकदम हल्का हो जाए। तो वो होता है कि एक स्वीट प्रेशर, मैंने इसके ऊपर बात किए थे, बॉबी सर वगैरह थे आप लोग, कि वो स्वीट प्रेशर हमको हमेशा अपने आप को देखते रहना है, नहीं तो आप भटक जाएंगे, आपका जो है काम करने का मन नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेन आलसी है। मैंने एग्जाम को लेके इसका एग्जाम्पल दिया था। यस, वीक पॉइंट, लीड लीड एक्वायर करना नहीं जानते बहुत लोग। ओके, सो अगर लीड एक्वायर करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली उसका उसका हल है हमारे पास। हम लीड एक्वायर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डिजिटल मार्केटिंग करके, अगर मान लीजिए आपके पास बजट कम है तो कम बजट में लीड एक्वायर कीजिए। और आज के डेट पे ना, मैं जो समझता हूँ सर, कि हमारे इंडिया के अंदर एक चीज की कमी नहीं है, वो है लोग। आप मार्केट में घूमने जाएंगे ना, तो 10 दुकान का 10 नंबर लेके आएंगे आप। मार्केट के हर एक बोर्ड के अंदर मार्केट नंबर लगा हुआ है। आप अगर मान लीजिए कि जो है ना, 100 मीटर आपने ट्रैवल किया ना, 100 मीटर के अंदर आपको ऐसे 500 दुकान मिल जाएंगे, और उन 500 दुकान का 500 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड के, उनके बोर्ड पे अंदर नंबर लगा हुआ होता है। तो पहली बात तो, लीड एक्वायर करने की अगर आपको इच्छा है तो आप कहीं से एक्वायर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार मैं उनके नंबर वहां से नोट डाउन करूंगा, फिर कैसे कॉल करूंगा। देखिए, इसको मत सोचिए, मैंने ऐसे ही काम किया था। मैं एक साइड पे खड़ा होता था, पूरे दुकान के नंबर जो है नोट डाउन करता था, और आके फिर उनको मैसेज कॉल करता था। अल्टीमेटली जो लोग आपको इंक्वायरी करते हैं ना, जो आपके पेड कस्टमर होते हैं, जो आपका डिजिटल मार्केटिंग करता है, वो भी आप हमारी तरह इंसानी है, और वो भी वही दुकानदार है। वो कोई एलियन नहीं होता है, वो वही दुकानदार होते हैं जो रजिस्टर करता है ना। तो हम अगर लीड एक्वायर करने की सोचे, वो कुछ भी कहीं से भी कर सकते हैं। आप इंडिया मार्ट से भी हजारों लीड निकाल सकते हैं। जस्ट डायल हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है, आप वहां से निकाल सकते हैं लीड, बहुत सारे लीड निकाल सकते हैं। कितने दुकानें लिस्टेड है, हर एक किसी का नंबर है। अब इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, वहां से नंबर निकालना, कॉल करना। अब पैसे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, और उसमें जो है लीड जो होगा उसको नर्चर करने में तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। बट अगर उपाय नहीं है तो करना ही पड़ेगा। मतलब नथिंग से बेटर समथिंग है, भाई कुछ तो करे। अब मान लो कि हम फ्री में अगर ऑटोमेटिक लीड जनरेट करने के लिए पैसे देके लीड जनरेट करते, तो जो है शायद कहीं ना कहीं हमारा जो है तुरंत आ जाता। वो एक रेडीमेड है, आपने रेडीमेड बर्गर खाया। अब अगर आपको ब्रेड लाना है तो उसके अंदर आपको चीज डालना है, आपको जो पत्ते वगैरह डालना है, जो रेसिपी डालना है, वो आपको खुद डाल के खाना पड़ेगा, उसमें तो टाइम लगेगा ही थोड़ा सा। अगर आप रेडीमेड बर्गर खरीदना नहीं चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपको कि भाई मैं लाऊं और जस्ट अनपैक करूं और खा दूं, तो उसके लिए आपका आसान है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। सो आप आपके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से ये कीजिए। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था डिस्कशन का, कि आप अपने आप को अपना एम्प्लॉय असाइन कर दीजिए, और आप अपने आप को एक टारगेट दीजिए। आप चाहे आप एम्प्लॉय असाइन कर लीजिए कि आपको कैसे भी करके 100 लीड एक्वायर करना है, और 100 लीड के ऊपर हर हर दिन आपको काम करना है। ये आप अपने आप को एम्प्लॉय असाइन कर दीजिए। दूसरा दूसरा क्या है कि कितने ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड वाला जो है अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाला, यानी हम कंसल्टेंट के जगह सेलमैन बन रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? मैं आपको ना कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाला हूं, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी सेलिंग में। सबसे पहले, जो चीज किसी को चैलेंज करता है उसमें लोगों का एक जो है ना ईगो पे लगते हैं चैलेंज। तो एक होगा साइकोलॉजिकल ट्रिक चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं, मान लो आपके घर में एक बच्चा है, खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, वो खा नहीं रहा है। खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, वो खा नहीं रहा है। अगर उसको एक चैलेंज देंगे ना, कि मुझे नहीं लगता तुम ये खा पाओगे, तो वो खा लेगा। और जब आप प्यार से दे रहे हो ना, प्यार से दे रहे हो, तो वो नहीं खाएगा। ये बचपन से हमारा हमारा ये बना हुआ है, हम इसी तरीके से प्रोग्राम हुए हैं। अब आपको
कोई अगर एक ऐसा चैलेंज कर देता है सुजीत सर कि ना आप ना यहाँ से वहां तक नहीं जा पाओगे, आप उस चैलेंज को, हमेशा हम क्या करते हैं, अपना वीक पॉइंट को हाइड करते हैं। हम अपने वीक पॉइंट को हाइड करते हैं और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, राइट। थैंक यू सौरभ सर फॉर कमिंग इन द वीडियो। मुझे एक्चुअली बहुत बोरिंग लग रहा था ये कि मैं अपने आप को ही देख के बात कर रहा था, ठीक है। सो थैंक यू सुजीत सर। सो हमारा जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब मान लो कि कोई एक नॉलेज की बात किया किसी ने, ये साइकोलॉजिकल हैक समझिएगा, एक नॉलेज की बात किया बट आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी हम अपने आप को ना कहीं मतलब शेम की वजह से हम बोलते हैं कि हाँ मैंने कहीं तो सुना होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमको नहीं पता है। तुरंत हम एक्सेप्ट नहीं करते। कितने लोग एग्री करेंगे मेरे बात से कि अगर मान लीजिए आपके सामने किसी ने कोई टॉपिक छेड़ा, ठीक है, थैंक यू सुजीत सर, और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी हम, बॉबी सर थैंक यू, फिर भी हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैंने सुना था, ये मैंने सुना था, हाँ हम ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं बुर्बक नहीं हूं, मुझे पता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को किसी भी तरीके से बेवकूफ फील नहीं कराना चाहता, और वही करते हैं बिजनेसमैन। ये जो बिजनेसमैन के साथ आप कंसल्टिंग करते हैं ना, बिजनेसमैन आपको क्या, आपको लगता है कि वो एग्री कर जाएंगे, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता? नहीं करता है एग्री। अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्यों करेगा? उनको भी लगेगा कि भाई मुझे पता है। वो एग्री नहीं करना चाहता। कोई भी इंसान जो है अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहता, और जब वही इंसान को जब वो चैलेंज के तौर पे मिल जाता है कोई एक चीज, तो वो कर जाता है। जब बच्चों को आप खाना, यस, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही हमारा पूरा बिजनेस चलता है, चाहे कोई भी बिजनेस आप करें। और मैं हमेशा आप लोगों को कुछ हमेशा ये कहते रहता हूं कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी कीजिए, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी आप स्टडी कीजिए। जितना ज्यादा आप ह्यूमंस को समझेंगे उतना ही ज्यादा आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपने आप को एक बेटर इंसान दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम भी बिजनेसमैन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उन बिजनेसमैन को हमको ओन करने, जीतने के लिए, उनको अगर हम उनकी हार्ट को जीतना चाहते हैं तो उसके लिए हमको भी कुछ ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जो इंसान, एक हो गया आपको कि कोई भी इंसान अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहता, ये आपको पता चल गया, तो उसको बड़ा दिखाना पड़ेगा। दूसरा, आप देखेंगे कोई भी इंसान जिसको अगर आपको अगर कुछ ज्यादा ये मिल रहा है, क्या मिलता है, क्या बोलता है उसको, अटेंशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सुजीत सर किसी को बहुत अटेंशन देता है, तो वो बंदा क्या करेगा, सुजीत सर को इग्नोर करेगा। आप अक्सर मूवी में देखते हैं जो लड़का लड़की के पीछे पड़ा रहता है, भाव नहीं देता, जैसे वो थोड़ा सा उसको अटेंशन देना कम कर देते हैं, फिर वही लड़की ढूंढते हुए आते हैं या फिर वही लड़का ढूंढते हुए आते हैं। ये सिंपल थिंग नहीं है, ये बहुत गहरा चीज है। हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर के सामने गिरा रहे हैं क्रेडिट कार्ड की तरह बेचने के लिए कि भाई आप ले लो, जो कि हमारा एक गलत अप्रोच है। हम ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं उनको, जिसमें वो हमको भाव नहीं देता। यानी बच्चों को जैसे हम खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खा नहीं रहा है। अब हमको या तो ऐसा एक अटेंशन लेवल, ये नहीं बोल रहा हूं कि अटेंशन मत देना है, आपको ऐसा अटेंशन देना है कि भाई अगर तुम नहीं करते हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके का अटेंशन उनके माइंड में ये होना चाहिए। नहीं तो क्या बोलेगा आपको, या तो फ्रॉड समझेगा, बोलेगा ये मुझे ज्यादा ही, हमने कहीं पे ये सुना था, अति भक्ति चोर लक्षण, मतलब ज्यादा ही कुछ भक्ति करेंगे तो चोर का लक्षण है वो, है ना। तो एक तरीके से हम ये साइकोलॉजिकल ट्रिक अप्लाई करेंगे कि हम उनको ये कहेंगे कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब डिसीजन लेना ना लेना आपके हाथ में है। आपके हाथ में डिसीजन लेना ना लेना आपके हाथ में है। ये नहीं कहना है कि भाई आप ले लो, ज्यादा हम प्रेशर देंगे। ये सिर्फ
ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है बोलेंगे कि भाई मेरा कस्टमर छूट जाएगा, नहीं, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी जो है, कभी कभी आपको रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगा, और रिवर्स साइकोलॉजी का एक ऑप्टिमम जो है आपको अटेंशन लेवल देना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देना है। देखिए, आपको कुछ ऐसे बातें करना है जैसे कि सर मुझे नहीं लगता कि आपके बजट के लिए ये आपके बजट में ये आएगा, आप ये कर पाएंगे। तो जब ये कहेंगे कस्टमर, पहले देखिए कस्टमर आपको बाद में बोल देते मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बाद में बोल देते मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर उससे ही पहले हम अगर ये बोल दे, ये करेक्शन है, ठीक है, उससे पहले हम ये बोल दे फॉर एग्जाम्पल कि सर आपकी जो प्रॉब्लम मैंने समझा, उस हिसाब से मेरे पास जो सोल्यूशन है, मुझे नहीं लगता कि आपका जो है बजट इसमें अंदर आएगा। ये जो बात है ना, ये बात को आप गांड मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आजकल ना कुछ कॉल कर रहा हूं, वो मैंने जो है ना पुराना जो मैं कॉलिंग पहले बहुत ज्यादा करता था, तो अब ना फिर से मैं थोड़ा सा कॉल पे लगा हूं, थोड़ा सा और कस्टमर की अभी का जो प्रेजेंस है, कस्टमर की बिहेवियर भी चेंज होते रहता है ना, तो अभी जो मैं समझ रहा हूं उस हिसाब से हमारा ये वाला ट्रिक बहुत अच्छा हमारा काम करता है। मैंने खुद इंप्लीमेंट करके देखा है और अच्छा पाइपलाइन बना है। सो ये क्या है कि सर मुझे नहीं लगता कि आपने जो मुझे प्रॉब्लम बताया कि आपकी ये प्रॉब्लम है, पहले तो आपको प्रॉपरली कंसल्टिंग करना है, प्रॉपरली, ओके, पिंच करो, यस, प्रॉपरली कंसल्टिंग करना है सौरभ सर। कंसल्टिंग करने के बाद सर मेरे पास सॉल्यूशन तो है आपकी इस प्रॉब्लम का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके बजट में ये फिट होगा। तो इसको ये कस्टमर के एक ईगो पे लगेगा ये बात कि भाई क्यों मेरे बजट में क्यों फिट नहीं होगा। सर मैं गारंटी देता हूं आपका 100% ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा, बट इसमें लिए बजट आपका फिट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि आपका फिट हो सकता है, बट मैं आपको बता देता हूं, आप अपना बजट बता दीजिएगा। इससे क्या लगेगा, उसको एक चैलेंज की तरह मिल गया है, और दूसरा आप उनको कोशिश नहीं कर रहे बेचने का। आप क्या कर रहे हैं भाई, या तो ले, उनके लिए सही है, नहीं ले तो भी नहीं है। आप उनको क्या कर रहे हैं, एक अटेंशन पॉइंट जो है ऑप्टिमम लेवल पे दे रहे हैं। एक तरफ क्या कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि सर आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे। एक तरफ आप यस करने वाला प्रेशर दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि सर आपका ना बजट में ये फिट नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाएंगे, ये आपके बजट में नहीं आएगा, नहीं कर पाएंगे, ये नहीं, आपके बजट में नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा कि भाई वो सोचेगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बजट नहीं भी आता है। थैंक यू किशोर सर। सो अगर बजट फिट नहीं भी होता है, वो भी कोशिश करेगा सर मैं, मेरा बजट में आएगा, मैं कोशिश करता हूँ ये, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो चैलेंज है कि बाद में बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो आपका पहले ही ऑब्जेक्शन किल हो गया, और आपको उसको एज ए चैलेंज की तरह दे दिया, और आपने उनको अटेंशन लेवल भी उतना ही दिया जितना आपको देना चाहिए, आपने बहुत ज्यादा नहीं किया। उसके बाद प्रोडक्ट समझाना एक अलग बात है, प्रोडक्ट समझाना एक अलग बात है, बट आपको ये सारे चीजें, साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेल के अंदर, नहीं तो आपका सेल नहीं बनेगा। सिंपल सिंपल अगर आप प्रोडक्ट बेनिफिट और फीचर बता देंगे तो कोई नहीं लेगा। सिंपल प्रोडक्ट फीचर बेनिफिट से कोई नहीं लेता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास की जितनी भी किताबें हैं वो सारे किताबें कहते हैं, जितने भी आज के डेट पे सेल पर्सन, जो अच्छे सेल पर्सन बने हैं, वो सारे लोगों ने साइकोलॉजिकल ट्रिक का ही अप्लाई करके अच्छा सेलमैन बना है, ना कि प्रोडक्ट का फीचर बेनिफिट बता के। ठीक है, आज देखिए चाहे वो एप्पल कंपनी हो या फिर किसी भी कंपनी हो, वो आज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर भी कंपनी क्या करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, वो कुछ ऐसा दिखाता है कि उनको जो है ना
उनको वो क्लिक कर जाता है। जैसे कि अभी मान लो कि नॉर्मल कोई जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अब उसको छोड़ के लोग एप्पल को क्यों खरीदते हैं? वो किस साइकोलॉजी के ऊपर वो कनेक्ट करता है कि वो दिखाते हैं कि भाई एप्पल जो है आपको हमेशा कन्वीनियंट ये करते हैं, आपकी बार बार रिपेयरिंग करने का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हालांकि ये उसका बेनिफिट भी है और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये कि मान लीजिए दूसरे कंपनी के जो कंप्यूटर है उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बार बार रिपेयर करना पड़ता है, उसमें पैसे खर्च होता है, टाइम जाता है और इनकन्वीनियंट होता है। लेकिन जो पैसा उसके उससे ज्यादा पैसे पे करके वो क्यों एप्पल का जो है ये लेते हैं, लैपटॉप वगैरह लेते हैं या फिर आईफोन लेते हैं? क्योंकि वो साइकोलॉजिकली सिक्योर एक अच्छा सा वो ये करते हैं। मतलब भाई मैं ना आराम से मतलब काम करूंगा, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मतलब मेरा कोई बार बार प्रॉब्लम नहीं होगा। वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। तो इस तरीके से हमको भी सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा हमारे सेल के अंदर। तो आप हमेशा इसका, मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके साइकोलॉजिकल ट्रिक के ऊपर काम कीजिए। जो मैंने आप आज आज जो तो मेरा मेन इंपॉर्टेंट जो आज कहना था, वो कहना ये था कि सबसे पहले आप अपने आप को अपना खुद का एम्प्लॉय असाइन करो। अगर आप दूसरों के अंडर में काम करते हो तो आपको 8 घंटा 10 घंटा जैसे आप एक प्रेशर देके काम करा जाता है, आप अपने आप को प्रेशर क्रिएट करो और आप देखोगे कि आप काम करने में मजबूर हो जाओगे। अब अपना ही अपना एम्प्लॉय बना लो और ईमानदारी से जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम को ईमानदारी से यूज करो, अपना काम करो। 100 लीड के ऊपर कॉल करना है या 15 लीड के ऊपर कॉल करना है, 50 लीड के ऊपर, जो आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हो वही काम आप खुद करो, पहली बात। दूसरी बात, आप कस्टमर को इतना ज्यादा अटेंशन मत दो कि कस्टमर को लगे कि ये बेचू है, मुझे क्रेडिट कार्ड जैसे बेचने। क्योंकि देखो आप खुद आप समझो, जब आपको क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल करता है तो क्या आप उनको ज्यादा एंटरटेन करते हैं? साइकोलॉजी समझिए, आप खुद अपने आप को एक कस्टमर की जगह रखिए। एब्सोल्युटली बॉबी सर, थैंक यू। सो अगर हम एंटरटेन नहीं करते तो हमको क्यों लोग एंटरटेन करेंगे? सो हमको क्या करना है, अच्छा से मतलब कंसल्टिंग, उनको प्रोबिंग करना है, सही सवाल करना है, करने के बाद आराम से उनको बोलना है कि सर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मेरे पास है, बट क्या ये सॉल्यूशन आपको अभी चाहिए? टाइमलाइन हम पूछ लिया, अभी चाहिए कि हाँ मुझे ये अभी चाहिए, इस सारे प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन अभी चाहिए। जो भी मार्केटिंग सेल जो भी अपने पता लगा लिया कि सर ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी चाहिए, तो वो बोलेगा कि हाँ। कोई भी इंसान नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, वो बोलेगा हाँ। तो सर मुझे नहीं लगता कि अभी इन सारे सॉल्यूशन के लिए आपके पास बजट होंगे। ठीक है, तो अगर आप हमने बजट पता करने के लिए या फिर बाद में जाके वो ऑब्जेक्शन देगा, उससे पहले ही हमने एक क्लियर कर लिया। देखिए ये बात को मैं दोहरा रहा हूँ, क्यों दोहरा रहा हूँ पता है? क्योंकि ये आपका ना बहुत बहुत काम करेगा। आप इसको आज ही अप्लाई करके देखिएगा कॉलिंग पे कि सर मुझे नहीं लगता कि आप सारे सॉल्यूशन के लिए आपके पास अभी फिलहाल बजट होंगे, क्योंकि हमारा जो ये इन सारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, या तो आप बीसीपी देंगे या आईपीसी देंगे, है ना? तो सर इसका ये सॉल्यूशन ये है। तो आप बोलेंगे कि क्या बजट आएंगे, वो पूछेंगे क्या बजट आएंगे, तो मैं सर आपको बजट बता देता हूं कि करीबन हमारा जो है 40 से 50,000 तक का हमारा बजट आ सकता है, और 1 लाख का भी है। आप मतलब 50,000 से 1 लाख तक का अंदर का आपका बजट आएंगे, 1 लाख का। तो अगर आप बोलते हैं मुझे, तो मैं आगे आपको इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर के ईगो पे लगेगा कि भाई हाँ बोल ना बजट, तो उससे आपको एक पहले फिल्टर हो गया कि भाई कस्टमर बाद में पैसे की बात सुन के भागेगा नहीं, जो कि हमारा अक्सर डर होता है। अगर पहले ही भाग गया तो अच्छी है, आपका टाइम बचा दिया, है ना? पहले ही भाग गया बजट सुनते ही, तो ये है। और आप उसमें ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको पूरा सोल्यूशन नहीं चाहिए तो उसमें लोअर बजट भी है, 5,000 10,000 का भी है, 5-10,000 का भी है। अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए इतना बजट आएंगे। आप कस्टमर की प्रॉब्लम को पहले पूरा मतलब इम्प्लीकेशन कर दीजिएगा, ठीक है ना? इम्प्लीकेशन यानी इस बजट से कितना प्रॉब्लम हो रहा है उनका, सॉरी उनकी प्रॉब्लम की वजह से कितना नुकसान हो रहा है उनका,
और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो कितना बेनिफिट आएगा, ये पहले आप बता देंगे। उसके बाद सर इन सारे प्रॉब्लम का तो सर मुझे आपका तो ये बिजनेस का ये प्रॉब्लम है, तो इससे तो आपको क्या लगता है कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। उसके बाद फिर बोलेंगे अगर ये और 6 महीने तक चलता रहेगा तो कितना नुकसान होगा? बोलेगा और मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होगा भाई। और इसका तो सोल्यूशन आपको अभी चाहिए कि बाद में चाहिए? मुझे अभी चाहिए सर। सारे सॉल्यूशन लेने के लिए आई थिंक आपका जो बजट है वो बजट आप नहीं, या आपके बजट में नहीं आ सकता है शायद। तो फिर कस्टमर पूछेंगे क्या बजट आएंगे? सो सर 50 से 60 हजार का आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन का बजट आएंगे। बट अगर आप चाहते कि अभी फिलहाल के लिए कुछ ये है, उसके लिए हमारा कम बजट का भी है। तो आपको कौन सा चाहिए, पूरा बजट वाला चाहिए या फिर कम बजट वाला चाहिए? तो वो बोलेगा पहले बताइए तो सही, मैं देखता हूं। तो आपने बजट बता दिया तो कस्टमर आपका फिल्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपका मन से अंदर वो डर हट जाएंगे कि भाई ये बजट सुन के भाग ना जाए या फिर पैसे पे करेगा या नहीं करेगा। तो इससे आपका बहुत अच्छा आपके सेल के अंदर किसको समय देना है किसको नहीं देना है वो आप फिल्टर आउट कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कॉल के एंड पे जाके हमको पैसे पे ही आना है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा दामाद है हम उसको बिठा के खिलाएंगे फ्री में मुर्गी काट काट के। हमको हमको उसको हलाल करना है, तो उससे पहले ही हम थोड़ा सा मस्का मार देंगे, है ना? सो ये हमारा एक ट्रिक है। आप सबको लगता है क्या ये ट्रिक हमारा काम करेगा? Yes, sir, absolutely. थैंक यू। और मैं आपको बता दूं बिटूपन सर पहले ही इस ट्रिक को अप्लाई करके जो ज्यादा अटेंशन नहीं देता है बिटूपन सर, और उन्होंने ऐसे सेल निकाला भी है। हम अक्सर क्रेडिट कार्ड वाला है। थैंक यू आसिफ सर, शर्मा सर, थैंक यू। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाला अप्रोच करते हैं। जैसे एक फिल्मों में हीरोइन के पीछे जब पूरा भागते रहते हैं, पागल है हीरोइन, अटेंशन नहीं देता। जैसे वो हीरो थोड़ा दूर जाने लगता है तो फिर अटेंशन देने लगते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, बिंद्रा सर का भी ये सेल ट्रिक में से एक ट्रिक है। बिंद्रा सर भी सेल ट्रिक अगर उनका आप देखेंगे, उनकी सेल्स का महाकुंभ, उसमें भी उन्होंने यही एक ट्रिक दिया है कि कस्टमर को आप कॉल करना बंद कर दो या फिर ये करना बंद कर दो। ऐसा उन्होंने बताया है कि कस्टमर खुद ढूंढते हुए आपको आ जाएंगे। आप ऐसा कर दो उनके साथ, उनको ऐसे मतलब, और हमेशा हमेशा उन्हीं लोगों का प्रोडक्ट बिकता है जो ये एहसास करा पाता है कि भाई तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे सिवा और कोई नहीं दे सकता। और इसको भी ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने बात के अंदर कि सर जब वो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेंगे आप, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको जो बता रहा हूं ना ये आपका रामबाण है। इससे आप जो है ना कोई भी दुश्मन को घायल कर पाएंगे। तो अगर आप किसी भी कस्टमर को पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, जैसे उनकी प्रॉब्लम पता चल गया तो आप उनको ये बोलेंगे कि सर क्या आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं और मिल सकता है? ये बात जरूर आप अपने बात के अंदर रखिएगा। पूछ लीजिए कि भाई उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या इस प्रॉब्लम का। मतलब आपको ये एहसास कराना है कि भाई तुम्हारा जो बीमारी है ना उसका सिर्फ इलाज मैं ही कर सकता हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। भले ही वो उस टाइम पे ना ले, लेकिन उनके अंदर में ऐसा लैंडमाइन घुस जाएगा ना जो आपको उनकी उनकी दिमाग के अंदर इस तरीके से घुसेंगे जो आपको उनको हर टाइम ये रिमाइंड करते रहेंगे कि भाई मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास ही है, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास ही है, मुझे वहीं जाना पड़ेगा। सो आप अपने स्पीच के अंदर ये रखिएगा, सारे प्रॉब्लम पता कर लिया कि भाई उससे होने वाला नुकसान कितना है, फिर अपने बजट कर लिया कि भाई मुझे नहीं लगता कि आपके बजट में ये आएंगे, आपकी जितना प्रॉब्लम मुझे बताया। फिर उन्होंने बताया सर कि सर क्या आपको इसका सॉल्यूशन कहीं और मिल सकता है? ये छोटी छोटी बातें, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके कस्टमर से हाँ निकालेंगे, ना निकालेंगे। नहीं सर मुझे तो नहीं लगता कि कहीं और मिलेगा। तब वो जब आपको ये पता चल गया कि भाई कस्टमर के पास और दूसरा कोई विकल्प है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब आपको मिल गया,
उनकी प्रॉब्लम, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, दूसरों की पेन पॉइंट आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हर एक बिजनेसमैन दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करके ही बिजनेस करता है। तो सामने वाला का प्रॉब्लम, आपके पास सॉल्यूशन, आप दोनों के बीच में बिजनेस बन जाएगा। सो आपको पेन पॉइंट पता चल के आप अच्छा से प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, वो मैटर नहीं करता है ज्यादा। प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है उनको वो नहीं पता, आपको पता है। तो उसमें जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट फीचर बस आप बता देंगे ना, आपका पक्का आपका सेल क्लोज हो जाएगा 100%। मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम, आपके कोर्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस हो, या फिर आपका बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हो, या फिर आपका आईबीसी हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपका बिक जाएंगे। बट आपको मैच्योरिटी के साथ ध्यान पूर्वक कस्टमर को सुनना है और इन साइकोलॉजिकल ट्रिक को अप्लाई करना है। आपको ऑप्टिमम अटेंशन देना है, उनके बजट को एक चैलेंज की तरह लेना है उनको, और उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका ऑप्शन आपको पूछना है। फिर उनका कब तक चाहिए प्रॉब्लम वो पता करना है। फिर आपको जो है आगे प्रोडक्ट पिच करना है और उनको उनकी बजट के हिसाब से तुरंत क्लोजर करना है। अब उनको अपने पहले ही बजट बता दिया कि भाई, वो फिर आपको बोलेगा मेरे पास तो इतना बजट नहीं है फिलहाल, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कम से कम बजट में कैसे दे सकते हैं। तो बिजनेस ब्रह्मास्त्र दे दीजिए, 7 स्टार दे दीजिए, वो दे पाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है मैं जो आपको बताया ये। सो इसका इस्तेमाल कीजिएगा गाइस, डेफिनेटली आपका बिजनेस बनेगा 100%, मैं गारंटी देता हूं। अगर नहीं बनता है आप मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। अगर आपने 100 कॉल किया, उसमें से अगर 20 कॉल कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आप फिर आप मुझे बताइएगा कि सर आपने जो ट्रिक बताया वो मुझे अप्लाई मैंने किया लेकिन वो नहीं हुआ है, अप्लाई नहीं हुआ, फिर मुझे बताइएगा। देखिए, ये ट्रिक आपका काम करेगा, लेकिन आपको अप्लाई करने के भी सही जगह, आपको सही तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने गलत कॉन्टेक्स्ट पे गलत बात कर दिया। आपको उस बातों तक लेके जाने के लिए आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, बातों से ही, प्रॉब्लम से ही, आपके इससे। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ये तो हो गया, हम जब उनकी प्रॉब्लम पता चल जाएंगे, उनको हम उनसे पैसे निकालने के लिए हमारा क्या क्या तरीका है, जो हम अक्सर, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, पैसे निकालना, है ना, वही तो हमारा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमने ट्रिक अप्लाई कर दिया कि ये हमारा पैसे निकालने वाला ट्रिक है। अब आमतौर पे जो प्रॉब्लम आते हैं कि हमारा जो बिजनेसमैन है, उनकी प्रॉब्लम हम समझ नहीं पाते, उनकी एरिया ऑफ बिजनेस का जो है हम जो है पता नहीं कर पाते। अब ये पता करना आपका खुद का जिम्मेदारी है। मैंने आपको हमेशा बोला कि कम से कम कुछ टॉपिक के ऊपर आप अच्छा पकड़ बना लीजिए, जो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे। सो अभी अभी जो हमने ट्रिक किया था अप्लाई, अभी अभी जो एक लेबोरेटरी जो है ओनर को लेके जो डिस्कस किया, अब मैं आप लोगों से वही चीजें सुनना चाहता हूँ कि एक लेबोरेटरी ओनर को क्या क्या, कौन सी जगह में प्रॉब्लम होते हैं और उनको क्या क्या चीजें इंप्रूव करना होगा, तब जाके वो अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। सो आप लोगों ने मेरी बात को सुना, अब मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ, इसी को सुन के हम लोग खत्म कर देंगे आज ये सेशन। आप लोग मुझे बताइए, जो अभी अभी एक सिचुएशन है कि एक लेबोरेटरी ओनर है, एक लैब चलाते हैं, जो पैथोलॉजी लैब होते हैं ना, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं जहाँ पे डिजीज वगैरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या फिर सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह, वो करते हैं। आप मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए उनको क्या क्या चाहिए। पहले बॉबी सर मार्केटिंग ने दिया। नेगोशिएशन, यस, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं मुझे, सर अनम्यूट मार्केटिंग करके। नेगोशिएशन, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड ओके, मशीनरीज। मशीनरीज, हाँ बोल दिया आपने, क्या क्या बोला सर? मशीनरीज नेगोशिएशन, हम्म एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड हम्म मार्केटिंग हम्म एंड रेपो बिल्डिंग सम। आपने बोला मशीनरीज, उसके बाद अपने ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद मार्केटिंग और नेगोशिएशन। नेगोशिएशन। ओके, और आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया, ठीक है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नेटवर्क विद डॉक्टर, वो मार्केटिंग के अंदर ही आ जाएगा, नेटवर्क करना, ठीक है। और
और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? ये सारे चीजें जो है आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, तब जाके आप अच्छा सवाल कर पाएंगे, अच्छे सवाल। यस, सर्विस सर्विस देना, यस। फार्मेसी के साथ कोलैबोरेशन, ग्रेट, ओके। सो हम सर्विस भी इंप्रूव कर सकते हैं, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम उनको दे सकते हैं कुछ फ्रीबीज। ओके, फ्रीबीज दे सकते हैं। फ्रीबीज जैसे क्या देंगे कि भाई अगली बार बीमार हो जाओगे तो आ जाना, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। No freebies, sir, no freebies. अरे सुनिए ना, हम लोग इतना अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो जीते जी फायदा देते हैं। जो LIC वाले हैं वो मरने के बाद फायदा समझा के बेच जाते हैं, है ना। वेट चेकअप, BP, यस। कुछ ऐसे सर्विस कि आप जाके अपना वेट चेकअप कर सकते हो फ्री में, या फिर आप BP चेक कर सकते हो फ्री में। ये सर्विस दे सकते हैं ताकि वो हमेशा आपके पास ही आए कि भाई कुछ टेस्ट करने आया, उनको अपने एक अपना जो है फ्री सर्विस का एक लिस्ट दे थमा दिया, ठीक है, कि भाई आगे से अगर आपको BP वगैरह टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे आके हमारे टेक्नीशियन से फ्री में जो है सीख के जाइए। ओके, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन, यस, ग्रेट। तो ये देखिए एक एक करके चीज निकाल के आ रहे हैं, तो ये चीज आपका तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वहां पे अच्छे लोगों को रखना, अच्छे लेबोरेटरी टेक्नीशियन को रखना, या फिर जो है बिजनेस मॉडल को एक्सपांड करने के लिए डाटा सही से मैनेज करना, उनके उसके साथ उनको जो है कस्टमर सर्विस अच्छा करना, मार्केटिंग, लो कॉस्ट मार्केटिंग आना, या फिर जो है हमेशा उनको क्या करना है, मशीनरीज में कैसे वो पैसे बचा सकते हैं, अपना उधारी मैनेज कैसे कर सकते हैं, डेट मैनेजमेंट कैसे कर सकता है, या फिर उनकी जो है वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करता है। हर एक चीज का, आप एक पान का दुकान भी देते हैं तो भी वर्किंग कैपिटल मैनेज करना होता है, और अगर आप IBC भी है ना तो भी आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना होता है। वेटुपन सर, वर्किंग कैपिटल यानी आपका DMT बजट, पूरे महीने आप चाय पी पी के जो कॉलिंग करेंगे वो आपका वर्किंग कैपिटल है सर, है ना, कि आपका खर्चा कितना जा रहा है और आपका बिजनेस कितना आ रहा है ना, ये भी आपका वर्किंग कैपिटल है। टारगेट मार्केट एनालिसिस करना, ग्रेट। सो अल्टीमेटली मार्केटिंग के अंदर टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या है, वो पता चल जाएगा। तो सारे डेटा कहाँ कहाँ से आते हैं, वो सब कुछ, तो बेसिकली ये सारे चीजें पता होगा तब जाके आप सवाल कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है डिस्कस करने का कि हमारे पास एक लैब टेक्नीशियन आया लेकिन हमने कुछ सवाल नहीं कर पाया कि भाई एक लैब वाले को फिर क्या जरूरत हो सकता है, वो क्या बेचते हैं। वो बेचते नहीं, वो खरीदते हैं। वो क्या खरीदते हैं, मशीनरीज खरीदते हैं। वो क्या खरीदते हैं, रिएजन खरीदते हैं, जिस रिएजन से उनका टेस्ट चलता है। और मैं आपको बताऊं, एक रिएजन बहुत, आज आपका एक ब्लड टेस्ट जो 500 रुपया लेते हैं, उनका एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कितना खर्चा जाता है, मिनिमम उनको 10 से 15 रुपया खर्चा जाता है, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम 10 से 15 रुपया खर्चा जाता है, लेकिन आपसे 500 रुपया लेता है वो। ये सारे क्यों लेता है पता है, क्योंकि उनकी स्टाफ है, उनकी मशीनरीज है, ये सब कुछ है, उसको खर्चा घटा के फिर उनका कुछ प्रॉफिट रह जाता है। बेसिकली आप देखेंगे किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका कुछ जरूरत नहीं है फिर भी वो टेस्ट लिख के दे देता है, वो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वही जो है डॉक्टर के साथ भी वो टाई अप करके रखते हैं कि भाई जितना ज्यादा टेस्ट लिखोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। वो देख लेते हैं कि ये डॉक्टर ने रेफर किया कि भाई इसने 5 CT स्कैन इस महीने रेफर किया, तो 5 CT स्कैन से मेरा मान लो कि 5,000 प्रॉफिट हुआ, उसमें से 2,000 डॉक्टर के दे देंगे। आप पेशेंट, डॉक्टर तो क्या करता है, डॉक्टर को लोग हमेशा भगवान अल्लाह मानते हैं। जो डॉक्टर बोलेंगे, कुछ भी दे दिया, अगर जहर भी दे दिया बोलेगा ये खाओ ठीक हो जाएगा, वो खा लेंगे, है ना। तो डॉक्टर के बाद लोग डालते नहीं है और लोग कर भी लेते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है, उनकी नीड है, और वो डॉक्टर की सलाह सुन के टेस्ट करा लेते हैं। सो डॉक्टर के साथ हमेशा उनका अच्छा रिलेशन होते हैं। उनके साथ साथ उनको लोकेशन सही चूज करना है, ऐसा नहीं कि भाई जहाँ पे हॉस्पिटल कुछ है ही नहीं, कोई डॉक्टर बैठता ही नहीं, वहां पे अपने लेबोरेटरी खोल के बैठ दिया। प्रेफरेंस टू रेगुलर और लॉयल कस्टमर थ्रू ऑफरिंग ओके देम वाउचर कूपन टू रिडीम ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विस।
सर ये तो बहुत सारे कंपनी चलाते हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ वाउचर देना पड़ेगा। सो लैबोरेटरी एक सर्विस सेक्टर है, वहां पे वो सर्विस देते हैं। डॉक्टर भी एक सर्विस ही है, वहां पे वो सर्विस देते हैं। तो वो सर्विस, जैसे फार्मेसी वो सर्विस नहीं देता, वो प्रोडक्ट बेचते हैं। डॉक्टर सर्विस देते हैं, लैबोरेटरी सर्विस देते हैं, और फार्मेसी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो वो सर्विस पार्ट के अंदर उनको अच्छा जो है इनोवेशन लाना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस जितना बेटर होंगे, जितना कम समय में उनको रिपोर्ट मिलेगा, जितना ज्यादा बैठने का जो है उनको प्रेमाइसिस अच्छा होंगे, जितने अच्छा वो सुविधाएं देंगे, उतना ही अच्छा वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और हमेशा मशीनरीज भी अच्छा होना चाहिए। फालतू कंपनी का मशीनरीज उठाएंगे तो फिर टेस्ट रिपोर्ट गलत आएगा। फिर टेस्ट रिपोर्ट गलत आएगा यानी फिर जाके डॉक्टर देखेगा कि भाई टेस्ट रिपोर्ट गलत, उसी हिसाब से टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मान लो कि आपके हेमोग्लोबिन का जो रेंज है वो आपका 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। आप रिपोर्ट में आया है 5, मान लो, यानी आपका हेमोग्लोबिन कम है, हालांकि आपके हेमोग्लोबिन अच्छा है, टेस्ट में गलत रिजल्ट आया है। तो उससे क्या होगा, आपको मेडिसिन दे देगा हेमोग्लोबिन का, फिर आपका हेमोग्लोबिन हाई हो जाएगा, है ना। तो उस तरीके से फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर बोलेगा कि भाई फिर दोबारा टेस्ट करेगा, फिर उस बंदा सीरियस हो जाएगा, दोबारा टेस्ट करेगा तो रिजल्ट वही आएगा, अच्छा आएगा। तो फिर बोलेगा कि यहाँ पे टेस्ट सही नहीं होता है। तो इस तरीके से मशीनरीज भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके ऊपर हमको जानकारी रखना है। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर। अब आप, मुझे अक्सर आप लोगों का कॉल आता है कि सर ये कंसल्टिंग कर पाएंगे, वो कंसल्टिंग कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कंसल्टिंग आप कर पाए। ये कंसल्टिंग आप कर पाए तो आप मुझे बताएं कि वो कौन सी प्रॉब्लम, जो कौन सी बिजनेसमैन होते हैं जिनके सामने आपका जो है ना निकल जाता है, वो क्या बोलता है, हवा। मुझे वो जानना है कि ऐसे कौन सी कस्टमर आपका हवा निकाल देते हैं। मुझे वो जानना है बस। देखते हैं ना कौन से कस्टमर हवा निकाल देते हैं। बी टू बी वाले, ओके, सौरभ सर लिखा है बी टू बी वाले। बी टू बी वाले के नीड क्या है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। बी टू बी सौरभ सर ने बताया, और कोई, हाँ सारे डिस्कस करेंगे। बी टू बी वाले उन्होंने बता दिया, बी टू बी, और कोई, बी टू सी, ओके, बी टू बी, बी टू सी, सारे लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज बोल रहे हैं। हम बिजनेसमैन बन गए हम लोग। चलिए, बी टू सी यानी सारे रिटेल, सारे रिटेल, जितने भी रिटेल है रिटेल वाले। बी टू बी यानी सारे होलसेलर जो डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहा है, चाहे वो कुछ भी होलसेल में बेच रहा है, कुछ भी। तो इसमें क्या चैलेंज आते हैं, सबसे ये बात करते हैं कि बी टू बी कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने ऑलरेडी पहले बहुत बातें किया है। सो किशोर सर, योर रेगुलरिटी मैटर्स। बोलते हैं मार्केट का फंसा हुआ पैसे निकालना है। पहले तो ये है कि मार्केट पे पैसे फंसा ही क्यों है ना। मार्केट में पैसा आखिर फंसा क्यों है, जो ऑफ सीजन वाला बिजनेस है वो क्यों उसमें कैसे फंसेगा, या ऑन सीजन वाला। अच्छा, मैं मुझे चीज चीज बताइए, हमेशा हम जो ये करते हैं मार्केट में, संजय कतुरिया सर ने जो 3 C देते हैं, वो 3 C क्या है, मुझे कोई लिख के बता सकते हैं, यहाँ पे बोल के बता सकते हैं कि हमेशा मार्केट में जब हम पैसे देते हैं या फिर कोई भी चीज बिजनेस करते हैं तो हम 3 C चेक करते हैं, वो 3 C क्या है। गाइस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे चीजें, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। भूल गए हैं, विटुवन सर भूल गए हैं, ओके। मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, आपको अगर 3 C पता होगा तभी तो आप कस्टमर को बोल पाएंगे, और तभी आप आइडिया देंगे, और वो आइडिया फिर आप बाद में जाके वो कस्टमर इम्प्लीमेंट करेगा, और उनको सुन के अच्छा लगेगा, फिर जाके वो बोलेगा। किसी को भी याद नहीं है 3 C, मैंने कितनी बार ये डिस्कस किया था। 3 C यानी कस्टमर का कैरेक्टर, मार्केट में उसका कैरेक्टर क्या है, ठीक है।
जिस कस्टमर को आप पैसे दे रहे हैं, पहले तो भाई आप, ओके, दूसरा आ गया कैपेसिटी, ओके, तीसरा तीसरा बोलिएगा। सो कस्टमर, अगर आप पैसे फंसा है, मतलब अपने पांव फंसा दिया है, लेकिन उससे पहले अपने पांव रखा ही क्यों है? अगर कहीं पे आप रखते हैं, यस, कोलैटरल, ये याद आ गया। ऐसी याद आने से नहीं होगा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर आप जो, आपका जो उधारी फंसता है वो क्यों फंसता है। आप कस्टमर की आप क्या कैरेक्टर चेक करते हैं? क्या आप अपना उनके साथ कोई उनकी कैपेसिटी चेक करते हैं कि भाई जितने माल उससे आपसे ले रहे हैं उसके उतना माल का वो पैसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? क्या आप उनकी जो है उनसे कोई कोलैटरल्स लेते हैं? आप कोलैटरल्स कुछ भी हो सकता है। ये सारे टेक्निक आपको आना पड़ेगा, तब जाके आपके मार्केट में पैसे नहीं फंसेंगे। आपने वहां पे सिखाया नहीं, सिर्फ बताया है। आप कैरेक्टर को चेक कैसे करें, आप कोलैटरल कैसे ले, उसके लिए तो उनको कोर्स लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बट एटलीस्ट आपको जब कस्टमर बोल रहे हैं, कुछ तो नया बोलिए कस्टमर को सुनाने के लिए कि भाई हाँ, आपको आपको पूरा सिखाया जाए कि मार्केट में आपका पैसे फंसे ही ना। अगर फंस गया तो उसको उठाए कैसे? पहले तो फंसे ही ना पैसा। अब आपके पास अगर कोलैटरल रहेगा, अगर आपने पूरा चेक कर लिया मार्केट में, आपने रिसर्च कर लिया कि भाई किशोर सर जो है ना, इसके साथ क्या बिजनेस करना सही है, क्या किशोर सर टाइम पे डिलीवरी पैसे देता है या फिर टाइम पे क्या डिलीवरी देता है। मान लो किशोर सर एक मैन्युफैक्चरर है और वो, उनको अगर ऑर्डर मिलता है तो क्या वो टाइम पे डिलीवरी देता है? पहली बात वो चेक किया। अगर आप वो एक किशोर सर अगर एक जो है मैन्युफैक्चरर है, अगर वो एक सप्लायर है, तो क्या वो टाइम पे सप्लाई देता है? या फिर क्या अगर आप एक सप्लायर है और आपने सप्लाई दे दिया, तो क्या वो टाइम पे पैसे देते हैं? इसके लिए आपको मार्केट पे रिसर्च करना पड़ेगा। कोई भी ऐरा गैरा नया उठा के आ गया आपके सामने, आपको कुछ मिठाइयां दिया, चाय दिया, और आपने उसकी स्कीम में फंस के उनको डिलीवरी दे दिया, तो पैसे तो फंसेंगे ही। क्यों नहीं फंसेगा, है ना? वही तो हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई शर्मा सर आइए, बैठिए, स्वीट पीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो स्कीम पे हम फंस जाते हैं। तो पैसे निकालने का ये आपको 3 C याद रखिए, और उसके इर्द गिर्द कुछ सवाल आप उनको रखिए कि क्या आप इन सारे स्कीम में फंसते हैं? क्या आपके भी जो जो भी पैसा फंसता है, क्या आप किसी स्कीम के तहत आते हैं, या आप उनके मार्केट रिसर्च करते हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टर क्या है, उनकी कैपेसिटी है कि नहीं, फिर उनके साथ उनसे आप कुछ कोलैटरल लेते हैं कि नहीं। बिजनेस इज प्योर बिजनेस, वहां पे कोई बुरा माने अच्छा माने उससे कोई मतलब नहीं है। भाई तुम्हारा अगर तुम पैसे नहीं दे पाया तो मैं पैसे अपना रिफंड कैसे करूंगा? अब मुझे कल एक कस्टमर मिला था, उनके साथ मैंने बात किया। वो कस्टमर बहुत बड़ा कपड़े का होलसेल बिजनेस करता था। होलसेल यानी उनके बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था कपड़ों का। समझिए इस बात को। मैं आपको रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। वो कस्टमर गुजरात का है, और गुजरात मतलब वो क्या क्या है, पहले वो कपड़ों का बिजनेस था, तो उन्होंने किसी को पैसा दिया, मतलब सामान दिया, वो पैसा उनको वापस नहीं किया, जिसके कारण उनका बिजनेस पूरी तरीके से डूब गया। अब वो छोटा सा एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसमें महीने का 20 से 25 हजार रुपये कमाता है। अब वो चाहता है कि दोबारा से उनके कपड़े का बिजनेस शुरू करे, दोबारा से उनका कपड़े का बिजनेस शुरू करे। तो मैंने उनके साथ जब बात किया, तो उनको मैंने जब पूछा कि आपके पैसे फंसा कैसे, तो उन्होंने बोला ऐसे 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 मैंने चीजें दिया था, तो इस तरीके से फंसा। तो मैं उनको बोला, और उनको फिर क्या दिया है, ब्लैंक चेक दिया था उनको, चेक, सॉरी ब्लैंक चेक नहीं, चेक दिया था, चेक बुक। तो चेक बुक दिया था, वो चेक बुक बाउंस हो गया। यानी उनको, उन्होंने मार्केट पे उनके बारे में रिसर्च ही नहीं किया। वो कस्टमर कहीं दिल्ली का था, ठीक है, और वो गुजरात का है। कस्टमर ने वो चेक दिया, वो सोचा कि भाई अगर ये पैसा नहीं देता तो मैं चेक वो कर लूंगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया कि वो चेक जो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो बाद में वो चेक बाउंस हो गया। फिर इसने केस किया, 5 साल से उसका केस चल रहा है। जिन्होंने उनसे पैसा लिया उनका कोर्ट पे सुनवाई नहीं आ रहे हैं, और जिनसे ये पैसा लिया उनका रोज सुनवाई आता है, और हर महीने इनको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। चक्कर, ये बंदा शरीफ है तो फंस गया, जो लूटने वाला है उसको लूट के निकल गया। अब ये चाहता है दोबारा उनके बिजनेस में वो दोबारा अपना जो है कपड़े का बिजनेस करे,
और उसके लिए उनको प्रॉपर नॉलेज चाहिए और पैसे चाहिए, तो मैंने उनको आईबीसी मॉडल सजेस्ट किया। वो बोला कि सर मेरे पास फिलहाल तो पैसे की बहुत कमी है, बट मैं पक्का कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं इस आईबीसी में ऑनबोर्ड हो जाऊं और मैं अपना बिजनेस में दोबारा बाउंस। वो 40-40 हजार का सैलरी देता था अपने एम्प्लॉय को। उनके 15 से 20 एम्प्लॉय थे। उनके कम से कम जो सिलाई वाले जो औरतें हैं, वो औरतें ही करीबन उनके 10 से 12 थे। अब ऐसा एक शख्स अभी जाके वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट, एक ठेला लगा रहा है, आप सोचिए ठेला। अब वो दिन भर दिन रात वो घुट घुट के मर रहा है, इतना बड़ा बिजनेसमैन। तो जब मैंने उनको आईबीसी मॉडल समझाया, उसमें मैंने बताया कि आप बाद में इस मॉडल में भी लोगों को रख के काम कर पाएंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो हमेशा हमारे जो है ना, हमारे पास वो चीजें होना पड़ेगा कि भाई जो कस्टमर आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन तो कीजिए। आप सिर्फ ये बोल के नहीं होगा कि भाई आपका पैसा फंस गया है, उठ जाएंगे, आप कोर्स ले लीजिए, नहीं होगा। कुछ नया बोलिए भाई, कुछ नया सुनने आया है। सो मेमोरी पावर को थोड़ा यूज कीजिए। और मैंने आपको बताया है पहले कि जो भी चीज आप सीखते हैं मेमोरी, 5 मिनट कुछ भी सीखते हो तो 5 मिनट उसको एटलीस्ट याद रखिए। आज की जो मीटिंग है इसमें बहुत सारे बातें हुआ, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या था? रिवर्स साइकोलॉजी, बजटिंग पूछने के लिए चैलेंज, और यहाँ पे हमने कुछ बिजनेस के लिए डिस्कशन किया कि भाई ऐसा बिजनेस होगा तो क्या प्रॉब्लम होंगे, वैसा बिजनेस होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। अब एक आखिरी डिस्कशन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, जो B2B है। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए B2B के अंदर क्या क्या सेक्टर आता है जो हमारा मेन। डिस्ट्रीब्यूटर, यस बिटुपन सर। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर। हाँ, ये सारे आते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर। अब हमारे बिजनेस पैरामीटर में से क्या क्या पैरामीटर आता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होते हैं उनके उस बिजनेस के अंदर, वही सारी चीजें आते हैं। सेल्स आएंगे, मार्केटिंग आएंगे, फाइनेंस आएंगे, कस्टमर सर्विस आएंगे, पीपल मैनेजमेंट आएंगे। इसके बाहर कुछ आएंगे क्या? अब मुझे बताइए, इससे बाहर अगर कुछ है तो हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। पूरा नहीं है। यही चीजें है, यही चीजें है, चाहे कोई भी बिजनेस है। मैं बोल रहा हूं कि आप फंडामेंटल सीख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा करेंगे, उसके लिए मार्केटिंग कैसे कर रहा है वो पूछिए। सर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लोग कैसे हैं, कितने हैं, कितने आप एम्प्लॉय है? सर आप अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं? सर आप अपने सप्लायर के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करते हैं? सारे चीजें तो वही है ना, और कुछ है यहाँ पे, कुछ बाहर है? बस आपको इसका ही पकड़ बनाना है। मैं 100% गारंटी देता हूं कि कोई भी चीज, कोई भी कस्टमर के साथ आप आराम से कंसल्टिंग कर पाएंगे, आराम से, और वो आपका क्लोजर भी हो जाएगा बहुत अच्छा। बट आपको क्या करना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मार्केटिंग के ऊपर मास्टरी कर लीजिए, एटलीस्ट हमारे कोर्सेज से कुछ तो देख लीजिए, कुछ ऐसा बताइए जो कस्टमर को सुन के अच्छा लगे, है ना। मैं परसों एक एमबीए के साथ बात किया, वो आगरा का था, वो एमबीए है और अभी मेडिसिन। मैंने एक्चुअली ये मेडिकल रिलेटेड क्यों बात हो रहा है, क्योंकि मैंने हेल्थ ये जो ना हेल्थ सेक्टर को भी मैंने, जो है ना हेल्थ केयर सेक्टर को भी मैंने टारगेट किया है अपना ऑडियंस के अंदर। मतलब जो मेरा ये है, और उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ केयर वालों का। सो वहां से वो मेडिसिन का वो परचेस मैनेजर है, मेडिसिन का परचेस मैनेजर, मतलब मेडिसिन वो परचेस करता है, एक कंपनी है, उस कंपनी का मेडिसिन परचेस करता है, फिर वो आगे बेचता है उसको। तो परचेस मैनेजर है, उनको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, वो ऑलरेडी एमबीए है, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो एमबीए है। मैंने जब हमारे कोर्सेज के कुछ ऐसी चीजें बताया, तो उनको उनको वो बोला कि ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होते हैं। मैं बोला हाँ बिल्कुल। आप समझिए, जब वो एमबीए है, आप उनके साथ तो मैं नॉर्मल मार्केटिंग की बात नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ पे जो मार्केटिंग टेक्निक है, दो एक अगर हम उनको बता देते कि अभी जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, वो ट्रेंड को पकड़ना, जैसे एमबीए को भी यही सिखाया जाता है कि भाई जो ट्रेंड चल रहा है उसी को आप पकड़ो और उसको पकड़ के ही चलो। तो मैंने उनको ट्रेंडिंग बताया और फोरकास्टिंग भी बताया कि आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको भी फोरकास्ट करके हमारे बिंद्रा सर और बिलियनियर्स टाइकून, इतने सारे बिलियनियर्स टाइकून है जो अपना बिजनेस इतने सालों से चला आ रहा है,
कुछ तो उनका फोरकास्टिंग का नॉलेज होगा, तभी जाके वो चला पा रहा है। तो वो लोग फोरकास्टिंग करके पहले से ही सारे कोर्सेज बना के रेडी रख रहा है, ताकि कोई बिजनेसमैन उस चैलेंज को फेस ना करे। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। समझ रहे बात को? सो आपके कस्टमर आपको वैल्यू क्यों देंगे? एक एमबीए को आपको कुछ नहीं पता, आप मार्केटिंग के सेल के कुछ नहीं पता, और एमबीए आपको कॉल किया, आप उनको बोल रहे हैं आप अच्छा बिजनेस कर लोगे। नहीं होगा। बोल रहे हैं कि भाई मैं बाप हूं और मुझे सिखा रहे हैं स्वागत कैसे करना है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। यही हकीकत है। बाप बन गए और उसको स्वागत कैसे करना वो नहीं सिखाना है। ऑनेस्टली आपको उसको और एक बच्चा कैसे पैदा करना है वो नहीं सिखाना है। उस बच्चे को पैदा परवरिश कैसे करना है वो सिखाना है। उसमें वो कच्चा हो सकता है, तो बच्चा तो पैदा कर ही लिया है, मतलब एमबीए कर लिया है। आप उसको और पॉलिश कैसे करना है, आगे कैसे जाना है, ट्रेंड पकड़ के। हमारे यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, क्यों आज वो एक एमबीए करने के बाद भी एक एम्प्लॉय है, और एमबीए करने के बाद एक एम्प्लॉय है, क्यों उन्होंने अपना बिजनेस नहीं किया, और उसमें क्या गैप आ रहा है, और आज जो बिजनेसमैन है या बिंद्रा सर जो है उन्होंने कैसे बिजनेस किया और ये सारे लोग बिजनेस कैसे कर पाया, उसके आपको डिफरेंस बताना है। ईगो पे लग जाएगा उनका कि भाई आप एमबीए हो, आपको तो बिजनेस करना चाहिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ही कर लिया आपने बिजनेस के ऊपर, फिर जाके आप जॉब कर रहे हैं, है ना? वो डायरेक्टली नहीं बोलना है, उनको एहसास कराना है। ये एहसास कराना है कि भाई आप अगर एमबीए सही से किए हैं, अगर आपके पास सही में बिजनेस नॉलेज है, तो आप तो बिजनेस कर पाओगे। अगर आपके कुछ ना कुछ कमी रह गया है तो आपको इसकी जरूरत है, बड़ा बिजनेस की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। और इसीलिए बड़ा बिजनेस की बिंद्रा सर डंकी के चोट पे कहते हैं कि आप टॉप बिजनेस स्कूल के एमबीए लेके आओ और हमारा कोई अच्छा से ट्रेंड किया हुआ आईबीसी लेके आओ, बीट कर देंगे। ये ऐसे नहीं बोलते हैं, और ये सही है, जेन्युइन है। ठीक है। सो गाइस, जो मैंने आपको बताया, आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं आते तो हम और स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे, बट हम हार मानने वालों में से नहीं है। अगर हार मान के थक गया, बैठ गया, तो फिर नहीं कर पाएंगे। सो मेन ये है हमारा कि हम जो अल्टीमेटली ना, अब जैसे बिटूपन सर सोचते हैं, सौरभ सर सोचते हैं कि जब मैं बात करूं कस्टमर के साथ, किशोर सर सोचते हैं कि मैं जब बात करूं कस्टमर के साथ तो क्या ऐसी बात करूं कि वो पैसे दे दे। यही तो अल्टीमेट चाहिए ना, बातों का ही चूज करना है हमको। यही बातें हैं जो आपको मीठा भी खिला सकता है और आपको चप्पल भी दिला सकता है। है ना? सो बातें ही इंपॉर्टेंट है। सो बातों को ही हमको ढूंढ ढूंढ के निकालना है कि भाई कौन सा बात है, हमारा कितना वजन है। वो वजनदार बातों को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे ना, और वो सारे बातें आपके जब भी सेल पिच करते हैं, सारे बातें एक एक एटम बम की तरह जब गिरेगा ना कस्टमर के ऊपर, वो आपको पैसे दे के ही जाएगा। हमको बम गिराना है उनके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। एक एक बात हमारा बम की तरह, एटम बम की तरह कस्टमर के दिमाग में घुसना चाहिए। हम कोई क्रेडिट कार्ड वाले बेचने वाले नहीं है, कोई एलआईसी एजेंट भी नहीं है कि भाई एक पॉलिसी ले लो, आप मरने के बाद इतना फायदा होगा। है ना? मरने के बाद का फायदा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 10 मिनट ओवर हो गया हमारा। सो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और लग जाते हैं काम पे। सबसे पहले आप अपने आप को अपने बिजनेस के एम्प्लॉय बना लीजिए। अगर नहीं बनाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, महीने में 5 लाख सेल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो मतलब भाषणबाजी ही होगा, काम नहीं होगा कि भाई महीने में 5 लाख 10 लाख कमा सकते। कमा तो सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए जो कर्म करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो अपने आप को असाइन कीजिए, अपने आप को अपने एम्प्लॉय असाइन कीजिए कि भाई मान लो कि मैं अपने आप को सैलरी दूंगा, इस महीने मेरा 25,000 का सैलरी है मान लो, या 50,000 का सैलरी है, और मुझे हर रोज 8 घंटा काम करना है, यानी 15 से 20 लीड, 25 लीड के ऊपर काम करना है, 30 लीड के ऊपर काम करना है, जो भी करना है। मंथ एंड पे जाके मुझे अपने आप को इतना सैलरी देना है। अगर नहीं दे पाए तो आपको कोई काम पे भी नहीं रखेगा। अगर आप अपने आप का एम्प्लॉय नहीं बन पाएंगे तो कोई काम पे भी नहीं रखेगा। रखेगा क्या? आप कुछ सोचो। नहीं रखेगा। सो ये असाइन कीजिएगा, इस ये आपको माइंडसेट, आपको एक राइट डायरेक्शन पे रखने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है।
देखिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास ना मेरा बॉस बैठे रहता है, ना मेरा मैनेजमेंट के मेरे पर कोई प्रेशर है ना, कुछ नहीं है ना। मैं जो काम करता हूँ वो दिखता है, लो आमतौर पे बॉस को दिखाने के लिए काम करता है। मैं यहाँ पे जो मीटिंग करता हूँ या जो भी करता हूँ मेरे बॉस को कुछ नहीं दिखता, फिर भी मैं करता हूँ। रात को 8 बजे 9 बजे मीटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को वहां पे असाइन कर लिया कि भाई मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये काम करना है मुझे। रिजल्ट बात की बात है, बट एटलीस्ट काम तो करेंगे, काम करने के बाद ही हम रिजल्ट पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सो ये नहीं कि भाई मुझे कोई दिख नहीं रहा है तो मैं काम चोर कर लूं या मैं काम ना करूं। मैं आपको बताऊं, मेरा यहाँ से दिखने या ना दिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर मान लो कि जो है मेरे पास कोई आईबीसी कॉल नहीं कर रहा है तो मैं बैठे रहूं, नो। अगर कोई कॉल नहीं कर रहा है, किसी का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, हालांकि रोज रह जाता है, अभी जैसे मेरा 2 बजे से हमारे शर्मा सर का क्लाइंट के साथ मीटिंग करना है, अगर नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई लीड उठा के कॉल कर लूंगा, या फिर मुझे कोई ना कोई सीख लूंगा, कुछ नॉलेज लूंगा, या फिर जो है कुछ एक नया स्ट्रैटेजी सीखूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करूंगा। ये मैं अपने आप ऊपर लॉयल हूँ, अपने ऊपर लॉयल हूँ कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना है, खाली फिलहाल बैठना नहीं है, खाली फोकट का बैठना नहीं है। अल्टीमेटली वो मेरा जो है मेरे बेनिफिट, मेरे डेवलपमेंट के ऊपर वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अल्टीमेटली मुझे ग्रोथ करना है, कल को जाके मुझे बहुत सारे पैसिव इनकम का सोर्स बनाना है। पैसिव इनकम नहीं कमाएंगे तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे, आपको पैसे बनाना है, उन पैसे से फिर आपको पैसिव इनकम कमाना। अच्छा, कितने लोगों ने पैसिव इनकम वाला कोर्स देखा है? पैसिव इनकम नहीं देखे? देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉबी सर ने देखा है। यस सर, पैसिव इनकम के अंदर एक्टिव इनकम यानी आप काम कर रहे हो तो पैसा आएगा, आप जैसे कि आप सेल करोगे तो पैसा आएगा। पैसिव इनकम आपका आप नहीं कर रहे हो तो भी आएगा। आप काम ना करने के भी पीछे बहुत सारे तरीका है कि भाई आप कैपिटल गेन कर रहे हो, या फिर आप प्रॉपर्टी से पैसे लगा रहे हो, या फिर शेयर मार्केट पे पैसे लगा रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पैसिव इनकम, क्योंकि पैसिव इनकम जनरेट करेंगे तभी जाके आप एक अच्छा जो है क्या बोल सकते हो उसको, फाइनेंशियली स्टेबल बन पाएंगे। सबको ग्रो करना है गाइस, हम में से हर एक फैमिली मेंबर को ग्रो करना है, अमीर बनना है, फाइनेंशियली स्टेबल बनना है। सो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, पैसिव इनकम सीख लीजिए, आईबीसी बन के भी काम कीजिए। और पैसिव इनकम देखिए, एक एम्प्लॉय के द्वारा काम कराना भी एक पैसिव इनकम बन सकता है, जहां पे आप नहीं अफोर्ड कर रहे हो, कोई और अफोर्ड कर रहा है ना। तो आप अपने काम को एम्प्लॉय के द्वारा कैसे करा सकते हो, उसमें भी आप आगे ये सोचो उसके बारे में। कब तक हम और यही सेल कैसे करेंगे, पैसे कैसे निकालेंगे, यही कब तक और इसके ऊपर बात करते रहेंगे, है ना। आप ऐसा लग रहा है कि बोरिंग सा लग गया है कि यही सारे डिस्कशन, है ना। अभी हमको पक्का एक चैंपियन बनना है, और उसके लिए अपने आप को असाइन कीजिए, याद रखिए चीजों को, इंप्लीमेंट कीजिए, एग्रेसिवली काम कीजिए, अपने आप के ऊपर लॉयल रहिए। आई एम श्योर आप ग्रो करेंगे। नहीं तो हम लोग जितना भी डिस्कस करें, सिर्फ इधर से सुनेंगे और इधर से निकल जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो अपने आप को असाइन कीजिए, बी स्ट्रांग एंड फोकस, और सोचिए इसके बारे में। मैं गारंटी देता हूं आपका बिजनेस बनेगा। और अगर आपका फोकस हर 5-10 मिनट के अंदर इधर उधर डाइवर्ट होता है, देन आप वो पॉसिबल नहीं कोई भी अचीव करना, गोल अचीव करना नहीं कर पाएंगे। अगर फोकस लेजर शार्प नहीं होगा, अगर फोकस है आईबीसी बन के सफल होना, बिजनेस सीखना, कमाना, तो देन बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, लर्निंग ले लीजिए, मैं जो चीजें बोल रहा हूं वो कर लीजिए। हमने अभी तक हर कैटेगरी के कस्टमर के साथ बात किया है। अगर हम 1-2 साल के काम करने के बाद भी हम अपने आप को एक एक्सपीरियंस बंदा नहीं बोल पा रहे हैं, तो कल को अगर मैं आपको बोलूं कि आप तो 5 साल या फिर 2 साल बड़ा बिजनेस में काम किया, आपके एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर उसके आधार पे आप कुछ ऐसा टिप्स दीजिए, ट्रिक दीजिए कि कोई उसको इम्प्लीमेंट करके अच्छा कर पाए, तो कैसे देंगे हम अगर हमारे पास ही वो एक्सपीरियंस नहीं है तो, है ना। सो हम कितने एक्सपीरियंस है उसको भी एनालिसिस कीजिए,
नहीं तो सिर्फ टाइम पास हो जाएगा कि भाई 2 साल मैंने टाइम पास किया, जैसे क्लास 10-12 में टाइम पास किया था वैसे ही टाइम पास हो गया। नहीं होगा सर ऐसे। अपने आप को असाइन कीजिए एंड दिस इज नॉट फॉर मी। मैं अपने आप को तो ये होता हूँ, आप जब भी मुझे फोन करते हैं मैं अवेलेबल होता हूँ, एनी टाइम अवेलेबल होता हूँ। मैं भी तो इंसान ही हूँ। मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मैं तो और ज्यादा इसमें ये कर सकता था, है ना, चोरी कर सकता था कि भाई मैं आपका फोन ना लूं, मुझे तो सैलरी मिल जाएंगे, ये वो क्या करेंगे। या फिर मैं अपने जो है 2-4 सेल करके बैठ जाऊं, सीपी को सेल दे के मैं बैठ जाऊं, कमीशन ले लूं, या फिर मैं अपना खुद का कर लूं। तो आपका ये खुद का बिजनेस है, और अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर लॉयल नहीं रहेंगे, आप अपने बिजनेस के ऊपर लॉयल नहीं रहेंगे, सोचने वाला बात है। आईबीसी आपका खुद का बिजनेस है ना। इस बिजनेस के लिए आपको लॉयल बनना ही होगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं आएंगे। आप खुद लॉयल बनेंगे, खुद सीखेंगे, तब जाके आप टीम बिल्ड करेंगे, उनको टेक्निक सिखाएंगे, वो टीम आपको सेल करके पैसिव इनकम कमा के देंगे। और पैसिव इनकम के सिवा अलावा उसको छोड़ के आप एक्टिव इनकम से फाइनेंशियली जो है स्टेबल नहीं हो पाएंगे, फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। हर एक बिजनेसमैन अपना पैसे को लगाता है किसी प्रॉपर्टी पे। मान लो कोई रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी खरीद लिया जिसका प्राइस था 1 लाख रुपया, बाद में जाकर वो 2 लाख होता है, यानी उन्होंने कैपिटल गेन किया, यानी अपना कैपिटल को कहीं पे लगाया, कैपिटल का ग्रोथ हुआ, फिर वो कैपिटल गेन कर लिया, ये भी एक पैसिव इनकम है। या फिर एक बिजनेसमैन अपना 5 लाख रुपया लगाया बिजनेस के अंदर, फिर उन 5 लाख से रोज वो पैसे कमाते रहते हैं, वो भी एक पैसिव इनकम है। लेकिन वो जो काम कर रहा है वो एक्टिव है, इसको समझिएगा कि वो रोज काम करना पड़ता है, वो एक्टिव है। अब मान लो उनको रोज काम करना नहीं पड़ता, उन्होंने एम्प्लॉय को रख दिया, तो उनके लिए वो पैसिव है ना। तो आपको पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा सफल जो है फाइनेंशियल स्टेबल हो पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हम लोग हर एक इंसान अच्छे लाइफ लीड करे, और उसके लिए ही हम लोग ये सारे टाइम, वेल्युएबल टाइम दे रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हमेशा आपकी जो टाइम है वो सबसे कीमती चीज है। देखिए, पैसिव इनकम कमाने का 2 तरीका है, आप कोर्स में देखेंगे तो, जो या तो आपके पास टाइम है या फिर पैसा है। अगर टाइम है, उस टाइम का इस्तेमाल कीजिए पैसिव इनकम बनाने के लिए, और अगर पैसा है तो पैसे का इस्तेमाल कीजिए पैसिव इनकम कमाने के लिए। अब ये टाइम का कैसे इस्तेमाल करेंगे और पैसे का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आपका होमवर्क है, पैसिव इनकम का कोर्स देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा भाई, टाइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, समझ गए, टाइम भी खत्म और पैसे भी नहीं है हाथ में। आप क्या करें, बाबा जी का टुल्लू हाथ में, आप जिंदगी जो है वो वैसे ही बीतेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं कल, और मैं उम्मीद करता हूँ इस 22 तारीख को हम लोग धमाका सेल करेंगे। मार्केट में जाइए, बाहर जाइए, बोर्ड से नंबर निकाल के लाइए, इंडिया मार्ट से निकाल लीजिए। मैं कुछ जो है लीड आपको देने की प्रॉमिस किया था, मुझे आप लोग पर्सनल विंडो पे मैसेज कीजिए, मैं आपको कुछ कोल्ड लीड दे दूंगा, ठीक है। मैं अभी फिल्टर करके कुछ कोल्ड लीड, पुराना लीड मैं आपको दे दूंगा, उसमें कॉलिंग कीजिए। और सुजीत सर ने मुझे एक फीडबैक दिया कि हमारा जो टेक्निक था कोल्ड लीड के ऊपर फॉलो अप करना, यानी वो जो ये था ब्रॉडकास्ट ग्रुप, उसमें से उनको अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, पुराना लीड के ऊपर अच्छा से रिस्पॉन्स आ रहा है, हर दिन 1-2 का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक है, उसका इस्तेमाल कीजिए, आपका सेल बनेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज अपने ऊपर लॉयल रहिए प्लीज। Thank you, sir. थैंक यू। यस सुजीत सर। Thank you so much, Pranav sir. यस, थैंक यू बॉबी सर। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको मुझे कॉल कीजिए, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन को।